नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए दिन नए नए बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने मायावती के लिए ऐसी बात बोली कि बवाल मच गया। उसके बाद से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मायावती ने ट्वीट किया और अब मायावती के समर्थन में चंद्रशेखर भी सामने आ गए हैं। जी हाँ, चंद्रशेखर वो जो कि नगीना से सांसद चुने गए हैं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं और लगातार एग्रेसिव राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर ने एक बयान भी दे दिया दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जिन्होंने मायावती के लिए यह बात बोली थी कि वो अब तक की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए जो बयान दिया है उसकी चर्चाएं बहुत हो रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि क्या चंद्रशेखर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भी ज्यादा एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हैं क्या? प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। चंद्रशेखर पर उनसे बातचीत करेंगे, मायावती पर उनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच। बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रशांत, आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा वो बयान सुन लेते हैं चंद्रशेखर का जो उनकी तरफ से दिया गया है। मायावती के समर्थन में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो बयान जरा सुनिए। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए। वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। उस विधायक को जूते से पीटना चाहिए। भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए। वो हैसियत से ज़्यादा बोलने लगे और कभी कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। बहन जी हमारी नेता हैं, आदर्श हैं, उनके सम्मान से अगर उनके सम्मान में कोई गलत शब्द कहेगा तो फिर भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे। इस बात को मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। देखिए, दो बातें निकल कर आई हैं प्रशांत, यहाँ पर दो बातें निकल कर आई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जूतों से पीटना चाहिए, इसकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं और लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए चंद्रशेखर को अभी की डेट में, आज की डेट की अगर हम बात करें, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं उसमें। दूसरा, उन्होंने कहा कि मायावती के समर्थन में भीम आर्मी के लोग आ जाएंगे अगर ऐसी बातें लोग करेंगे मायावती जी के लिए, तो हमारी सम्मानित नेता हैं। तो इन दोनों बयान को कैसे देखा जाए? पहले जो उन्होंने बीजेपी विधायक के लिए बोला कि जूतों से पीटना चाहिए, दिमाग खराब हो गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक संवैधानिक भाई संसद सदस्य बन चुके हैं, चुनाव जीते हैं, आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा वोटों के साथ चुनाव जीते हैं, बड़ी बात होती है। तो जीत का असर तो है ही, और चंद्रशेखर आजाद आक्रामक राजनीति और आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति हैं। तो आंदोलन से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति, उसकी बात में, उनके लहजे में, उनके तरीके में वो एक बात रहती है, हमेशा रहती है। ये जो बयान है, मैं इस बयान को पूरी तरीके से प्योर पॉलिटिकल बयान है, पूरी तरीके से सियासी बयान है। अच्छा। और मैं इसको सीधे तौर पर, कई बार होता क्या है कि आप राजनीति में हैं, जब आप पर, आपके पीछे जब 1 लाख 1.5 लाख का कैडर खड़ा होता है तो आपको एक मैसेज हमेशा देना पड़ता है। और वो मैसेज इस बात का देना पड़ता है कि आपका कार्यकर्ता, आपका समर्थक, आपके पदाधिकारी, आपके चाहने वाले लोग, आप उसको इस तरीके की बातें, इस तरीके की भाषा, इस तरीके का रौबीला अंदाज, दबंग अंदाज उसको पसंद आता है। चंद्रशेखर आजाद ने बहुत नाप तोल के, बहुत सटीक तरीके से, अगर कोई और मसला होता, अगर ये मुद्दा मायावती जी पर ना होकर के किसी दूसरे दलित नेता पर अगर होता तो चंद्रशेखर आजाद का ये अंदाज जो है ये अलग होता। लेकिन मायावती जी पर है तो इसका अंदाज इसलिए भी एकदम अलहदा है चंद्रशेखर आजाद का, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं इस बीच। आप देखिए कि चंद्रशेखर जब से लोकसभा का चुनाव जीते हैं तो वो छत्तीसगढ़ में भी अपना संगठन बना रहे हैं, वो मध्य प्रदेश भी दौड़ करके जाते हैं। मॉनसून सत्र चल रहा था तो एक दिन वो दिल्ली होते थे, अगले दिन लखनऊ होते थे, तो कहीं कटहरी होते थे, कहीं मझवा होते थे, कहीं मिल्कीपुर होते थे, कहीं अलीगढ़ में खैर में होते थे, मीरापुर में होते थे।
पूरी सेटिंग चंद्रशेखर आजाद उस समय उपचुनाव की कर रहे थे। दिल्ली में एक तरफ वो संसद सत्र में हिस्सा ले रहे थे और दूसरी तरफ वो संगठन को बूस्टअप दे रहे थे, क्योंकि उनको यह पता है कि अभी वो चुनाव जीत करके आए हैं, उनका जो वर्ग है, उनके जो समर्थक है वो उत्साहित है, और उनको जरा सा भी अगर बूस्टर डोज लग जाएगी तो उपचुनाव में उनकी बात बन जाएगी। बात बन जाने से मेरा मतलब यह है कि वो चुनाव जीते चाहे नहीं जीते, लेकिन उनका एक आधार, उनका जो पेनिट्रेशन है आजाद समाज पार्टी का, वो कम से कम ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाएगा। और ये बयान मैं उसी तरीके से जोड़ करके देखता हूं। देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर कहा, यही बात उन्होंने कहने की कोशिश की कि बहन जी के सम्मान में चंद्रशेखर मैदान में, यही बात है, पूरी बात यही है। और उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि चंद्रशेखर आजाद को यह पता है कि बहुजन समाज पार्टी दलित शोषित बहुजनों का एक दरख्त बनी हुई पार्टी है, और वो अभी शैशवावस्था में है, अभी राजनीति की शैशवावस्था में चल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। उनको यह पता है, वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को अगर उनको पीछे छोड़ना है तो उनको बहुजन समाज पार्टी की तरह बनना पड़ेगा। और उनका जो अपना एक वर्ग है, वो खास तौर पर युवाओं में उनकी जो पॉपुलैरिटी है आजाद समाज पार्टी, वो ज्यादा है, तो वो उस तरीके से उसको मोबिलाइज करने की कोशिश भर कर रहे हैं इस बयान से। इससे मुझे लगता है कि ये जो बयान है, इसका सबसे ज्यादा असर आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में पड़ेगा 10 सीटों पर। आऊंगा मैं, प्रशांत भाई आऊंगा उस पर, लेकिन प्रशांत जी एक चीज मुझे समझाइए। ठीक बात है, आपने जो राजनीति समझाई, इसके बढ़ते के पीछे की राजनीति रणनीति क्या हो सकती है वो समझ में आई, लेकिन आपको नहीं लगता है कि चंद्रशेखर को अभी थोड़ा शब्दों का चयन ढंग से करना चाहिए? अभी वो नए नए सांसद बने हैं, जूतों से मारने की बात बीजेपी के विधायक को कर रहे हैं, दिमाग खराब हो गए हैं। चलिए, दिमाग खराब हो गए तब तक तो ठीक लगता है, ये राजनीति में सुनने में आता है, लेकिन जूतों से मारने की बात, ये आपको कहीं से कहीं तक ठीक लगती है क्या राजनीति में? मैंने शुरुआत में जैसा कहा, बतौर सांसद ये इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आप अपनी भाषा पर लगाम लगा के रखें, शब्दों से ही बहुत सारी बातें होती हैं। आप देखिए, मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। मायावती जी को बहुत बारीकी से, आप कभी बहुत साल से आप जर्नलिज्म भी कर रहे हैं और बहुत करीब से आपने इन चीजों को देखा। उत्तर प्रदेश में खासतौर बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती है, मायावती जी जब कोई चीज बोलती हैं या कोई चीज लिखती हैं तो उसमें अर्थात, किंतु, लेकिन एक एक चीज वो जस्टिफाई कर देती हैं। इसका मतलब यह है कि उनके बयान को, उनके कहे हुए को, उनके लिखे हुए को कोई भी व्यक्ति तोड़ मरोड़ नहीं सकता। कम से कम मुझे आज तक एक घटना ऐसी नहीं लगी कि किसी ने मायावती का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया हो। चंद्रशेखर आजाद और मायावती में मूल जो फर्क है वो यही है। चंद्रशेखर आजाद की भाषा का लहजा, जब वो भीम आर्मी 2017, 18, 19 की बात करें तो एक दूसरा था, लेकिन पिछले 2 साल में चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को एक परिपक्वता की तरफ बढ़ाने की कोशिश की है। ये जो बयान है, मैं इसको नहीं मानता कि चंद्रशेखर आजाद ये बयान जो है उन्होंने आवेश में आकर के दिया या उनकी जुबान फिसली, नहीं। यह बयान पूरी तरीके से नाप तोल करके, इस बात को भांप करके, इसका अंदाजा लगा करके दिया गया है कि भाषाई लहजे से ज्यादा नुकसान होगा या भाषाई लहजा जैसा है वैसा बरकरार रख के बयान दिया जाए तो जमीन पर इसका फायदा कितना होगा। ये तो प्रशांत भाई, यहाँ पर बहुत अच्छे से नाप तोल के दिया गया बयान है। आपकी बातों से मुझे 2 बातें समझ में आ रही हैं। पहली तो ये कि राजनीति में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सुर्खियों में बने रहना है, एक ये इंटेंशन हो सकता है। दूसरा ये कि जो दलित वोटर है, जाटव वोटर है, मायावती का जो मेन कैडर वोटर है, उस पर चंद्रशेखर की नजर है। अब उनको अपनी तरफ कैसे लाएं? नहीं, लड़के नहीं ला सकते तो सिंपैथी से ला सकते हैं। क्या वो रणनीति हो सकती है? दोनों बातों में दम लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, मैं वही बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में चंद्रशेखर आजाद मैदान में बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है। पूरा कॉन्सेप्ट यही है। आप देखिए कि चंद्रशेखर आजाद चुनाव के बाद जाते, चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का बेसिक फर्क यह है, 2024 के रिजल्ट आने के बाद की बात मैं कर रहा हूं। मायावती जी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के एजेंडे पर वापस आ गई हैं।
चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम्स की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद सवर्णों की भी बात करते हैं, गरीब सवर्ण तबके की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद ओबीसी तबके की भी बात करते हैं। जब ये चुनाव जीते नगीना का, तो इन्होंने कहा कि हमको सिर्फ दलितों ने ही नहीं, हमको सभी समाज के लोगों ने जिताया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चंद्रशेखर आजाद चूंकि अभी अपनी राजनीति शुरू कर रहे हैं, तो वो ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहते हैं जिससे कम से कम पीडीए की जो राजनीति है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो राजनीति है, उससे वो अपने आप को कहीं ना कहीं, भले ही किसी दूसरे दूर छोर पर अपने आप को बांध के रखना चाहते हैं, लेकिन वो बांध के रखना चाहते हैं ताकि देर सवेर अगर कभी किसी से कुछ ऐसी डीलिंग हो, कुछ ऐसी बात हो, तो वो चीजें बनी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी की जो काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, उससे ना तो बहुजन समाज पार्टी कभी इत्तेफाक रखती है और ना तो आज की तारीख में चंद्रशेखर आजाद रखते। वो अलग बात है कि बहुजन समाज पार्टी एक दौर में उनके साथ उसने गठबंधन की सरकारें चलाई हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पूरी नींव, उनकी सियासत की पूरी नींव ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ी है। तो उनको बीजेपी के विधायक के खिलाफ बोलने में कोई हिचक नहीं, वो बोल सकते हैं और इसका उनको नुकसान नहीं, इसका उनको फायदा होगा। एक बात मुझे और समझाइए प्रशांत जी, 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की उपचुनाव में घोषणा कर दी है चंद्रशेखर ने, और तैयारी बहुत जोर शोर से की जा रही है। प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं 3 सीटों पर चंद्रशेखर की तरफ से। कहा यह जा रहा है जिनको प्रभारी बनाया गया वही अब चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, एक तरह से टिकट फाइनल कर दिया है। पीडीए को कितना बड़ा डेंट लगेगा, अखिलेश यादव की मैं बात कर रहा हूं, मायावती भी उतार रही है इस बार प्रत्याशी मैदान में 10 सीटों पर, जो कि उपचुनाव कभी लड़ती नहीं थी, उनको कितना डेंट लगेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं चंद्रशेखर, या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से दिख रहा है, जमीन पर कुछ नहीं है, क्या कहा जाए? नहीं, देखिए, मैं एक एक करके अभी आपको बता दे रहा हूं। 3 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने कैंडिडेट उतारे। मैं कैंडिडेट का एनालिसिस कर रहा हूं। हाँ, 2 ओबीसी है और 1 मुस्लिम है जी। 3 में से अभी एक भी कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद का दलित नहीं है। ठीक है, बड़ी बात है। 7 सीटों पर प्रभारी घोषित कर चुकी है बहुजन समाज पार्टी, जिसमें से 4 सीटों का तो ऐलान भी हो गया। उनमें से आप देखिए, कटेहरी से ओबीसी को टिकट दिया, और ये वो ओबीसी जो किसी दौर में समाजवादी पार्टी के जो वहां के बड़े लीडर लालजी वर्मा, उनके कंधे से कंधा मिलाकर के उनके पिताजी चलते थे, अमित वर्मा, जिनको बसपा ने कैंडिडेट बनाया। दूसरी तरफ आप देखिए कि मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी को टिकट दिया। कोरी वोटर वहां 15,000 है, 22 से 25,000 के आसपास है। और जो जाटो वोटर है, जो बहुजन समाज पार्टी मायावती जी जिस कास्ट से बिलोंग करती है, वो वोटर है। तो वहां पर उन्होंने कोरी कैंडिडेट को उतारा। फूलपुर में पासी कैंडिडेट दे दिया। हाँ, मझवा में ब्राह्मण कार्ड खेला है। मीरापुर में शाहनजर मुस्लिम उतारा है। आप सीसामऊ सीट पर देख लीजिए, हालांकि सीसामऊ सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे कमजोर सीट है, यह भी मैं बता दूं, और समाजवादी पार्टी का वो बड़ा मजबूत गढ़ रही है। हाँ। सीसामऊ से अहिरवार उतार दिया उन्होंने, वहां भी एससी कैंडिडेट उतार दिया। तो मायावती जी, जो मैंने अभी शुरुआत में कहा ना कि वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली जो पॉलिटिक्स है, जो कांशीराम का फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले पर वो वापस लौट रही है। और चंद्रशेखर 3 सीटों पर उन्होंने अभी तक टिकट दिए हैं। अभी तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। सतपाल चौधरी गाजियाबाद से, जो कैंडिडेट है जाहिद हसन आपके मीरापुर से हैं, मुस्लिम कैंडिडेट हैं। एक और कैंडिडेट है, वो भी ओबीसी है। तो आप ये समझिए कि अभी अगर मौजूदा सेम टू सेम पोजीशन की बात करें, तो यहां पर अभी मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद बहुत कुछ कमाल कर पाएंगे। मीरापुर की बात करें तो मीरापुर से बहुजन समाज पार्टी ने जिन शाहनजर को टिकट दिया है, वो भीम आर्मी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। हाँ। मजबूत स्थिति है वहां पर। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, लेकिन एक बात सच है कि इस पूरे चुनाव में, इस पूरे विधानसभा की 10 सीटों का जो भी उपचुनाव है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा, वो मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता, देखिए, जीतने की कंडीशन में ना तो बहुजन समाज पार्टी है एक भी सीट, और ना ही जीतने की कंडीशन में आजाद समाज पार्टी है। और ये जो वोट कटेगा,
अभी के कैंडिडेट के हिसाब से ये जो वोट कट रहा है वो समाजवादी पार्टी को ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लें, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर लें, तो जयंत चौधरी 3 सीटें मांग रहे, कह रहे कि हमको अलीगढ़ लड़ना है, हमको मीरापुर लड़ना है, हमको कुंदरकी भी लड़ना है। संजय निषाद कह रहे हैं हमको 2 सीटें चाहिए, हमको कटहरी भी चाहिए, हमको मझवा भी चाहिए। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा, अनुप्रिया पटेल सीसामऊ के लिए इंटरेस्टेड, अनुप्रिया पटेल मांग रही हैं। तो भाई जब आप लड़ोगे ज्यादा सीटों पर तभी तो आप ज्यादा जीतोगे, जब लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कहां से? आपको आना पड़ेगा ना उसमें। लेकिन प्रशांत भाई, अगर चंद्रशेखर 10 सीटों में से 1 सीट पर भी, मैं तो 1 सीट का रेशियो लेके चल रहा हूं, अगर कोई बड़ा खेल कर गए, नगीना जैसा चमत्कार कर गए, तो वो आगे आने वाली 27 की राजनीति में बड़ा 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 नगीना साबित होंगे। क्यों? मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी की जो लड़ाई है वो सीट जीतने की तो है ही नहीं। इन दोनों लीडर्स की, जो बहुजन पॉलिटिक्स करते हैं, इन दोनों लीडर्स की सबसे बड़ी जो चुनौती है, जो सबसे बड़ा काम है, जिसका इन लोगों के पास टारगेट है, वो ये है कि नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से हर सीट पर कैंडिडेट का कास्ट इक्वेशन और जो पार्टी का कैडर बेस जो वोट है उसको साधा जाए, कम से कम वो वोट बरकरार रखा जाए, ताकि 2024 का जो नैरेटिव बना कि संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के नाम पर गुमराह होकर के जो वोटर सपा कांग्रेस में चला गया, जो बहुजन समाज पार्टी कहती है ये बात, वो बेसिकली उस फॉर्मूले को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद आप देखिए, सीसामऊ में अभी पिछले महीने की बात है, 100 से ज्यादा कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के टूट करके आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन हो गए। गाजियाबाद में आजाद समाज पार्टी से तमाम सारे लोग टूट करके बसपा में ज्वाइन हो गए। तो बेसिकली ये दोनों पार्टियां अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं अभी इस चुनाव में। चंद्रशेखर आजाद को यह बताना है कि देखिए हम जीते हैं और इतनी सीटों पर हमने इतना वोट लाया, हम इतने % वोट जो है सिक्योर करने में कामयाब रहे। चंद्रशेखर आजाद को इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है, वो जीतने नहीं जा रहे कोई भी सीट। दूसरी देखिए, 2 सीट रिजर्व है, और जो रिजर्व सीटें हैं, ये बात तो आप मान के चलिए, रिजर्व सीट पर तो एकदम भी बहुजन समाज भाई, जब 2 ही एक सेम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स करने वाले 2 दल आमने सामने हो जाएंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि इनका कुछ नहीं होने वाला, ये वोटर बटेगा सीधे तौर पर, फिर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही लड़ाई होगी। समाजवादी पार्टी आखिरी में हम इंटरव्यू के आखिरी उसमें है। प्रशांत भाई, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव शांत नहीं बैठे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एक बहुत कड़ा संदेश दिया है अखिलेश यादव ने कि इस चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव समझ के चुनाव लड़िएगा, हल्के मत लीजिए, और कैंडिडेट जो प्रभारी बनाए गए हैं उनकी सलाह के बाद कैंडिडेट फाइनल किए जाएंगे। हालांकि बहुत सीटों पर तस्वीर साफ है, सीसामऊ की साफ है, मिल्कीपुर की साफ है, कटहरी की लोग बता रहे हैं कि साफ है कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो इस तरह से वो तो मतलब 2 सीटों पर मेरे ख्याल से घोषित भी हो गए क्या प्रभारी? मेरे ख्याल से कटहरी और मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद का फाइनल हो गया है, और कटहरी में उनका लालजी वर्मा की बेटी का शायद। मिल्कीपुर में चूंकि अवधेश प्रसाद अपने बेटे के साथ मिलने भी गए, सोशल मीडिया पे फोटो भी आ गई है, तो आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, औपचारिकताएं बाकी है मात्र, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो आपको लगता है क्या कि अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है 37 सीटें जीतने के बाद, वो इंप्रेशन काम आएगा क्या लोकसभा वाला? देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के पीछे एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि उस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा जाए, क्योंकि उनको एक जवाब देना है उन लोगों को जो लोग कह रहे हैं कि तुक्के से सीटें आई। ये तुक्के को काटने की भी जवाब, और यही वजह है आपने जैसा सवाल किया, आपके सवाल में ही वो चीज नजर आ रही है कि ये मिनी विधानसभा चुनाव के तौर पर इसीलिए अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज देना चाह रहे हैं ये जो वोट आया पीडीए के नाम पर, ये कोई तुक्के से नहीं आया है, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, और ये परमानेंटली वोट शिफ्ट है, ये कोई तात्कालिक वोट शिफ्टिंग नहीं है। ठीक बात है। इस विधानसभा चुनाव से ये मैसेजिंग है। देखिए, ये जो मैसेज है ना, ये जो चुनाव है विधानसभा का, जो मैं एक लाइन में आपको समझता हूं, ये चुनाव है बेसिकली लोकसभा चुनाव का जो नैरेटिव था, उस नैरेटिव को ध्वस्त करने का ये चुनाव है।
जीत हार से ज्यादा उस नैरेटिव को ध्वस्त करने का ये चुनाव है हर दल के लिए। ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है इस बार। हाँ। और उनकी जीत हार बहुत कुछ तय करेगी आगे आने वाले वक्त के लिए। जिस तरह से सरकार और संगठन की बातें निकलकर सामने आई और एक परेशानी का सबब बनी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो ये 10 सीटें भी वहां से भी बहुत कुछ तय करेंगी। तो हर एक पार्टी के लिए, हर एक नेता के लिए ये चुनाव बहुत अहम होने वाला है। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद, बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया।